नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात हमलावरों ने मुफस्सिल क्षेत्र के महुआटाड़ में एक शख्स को मारी गोली। घायल अवस्था में व्यक्ति को लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया धनबाद रेफर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। स्टैटिकल कैंपस में आयोजित हुआ स्टूडेंट साइंस आउटरीच कार्यक्रम। रिसर्च स्कॉलर्स ने रखे अपने अपने विचार, विशेषज्ञों ने दी उन्हें सलाह। पूर्व सांसद स्वर्गीय टेकलाल महतो की जयंती पर उन्हें किया गया नमन। झाबुआ जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक समेत कईयों ने किया नमन। और रेड क्रॉस सोसाइटी की कमेटी में चल रहा है किचकिच। एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कमेटी पदाधिकारियों पर योजनाओं में शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। सचिव ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा कोविड के कारण शिथिल हुई है कुछ गतिविधियां। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना इलाके के बजटों के महुटाड़ गांव में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और फरार हो गए। घायल अवस्था में व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। गोली उसके पेट में लगा है। घायल की पहचान बजटों पंचायत के महुआटाड़ गाँव निवासी 45 वर्षीय जलेंद्र महतो के रूप में की गई। घटना के बाद जख्मी जलेंद्र महतो की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद उनके बेटे सचिन यादव अपने दोस्तों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपने दोस्त संजय साहू के स्कॉर्पियो से लेकर उसी हालत में सदर अस्पताल गए, जहां जख्मी जलेंद्र महतो को प्राथमिक इलाज के बाद धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया। जख्मी जलेंद्र को उसके पेट में गोली लगी, जबकि घटनास्थल में 2 गोली फायर होने के बाद सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। वैसे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महुआटाड़ गांव में हमलावर कितने की संख्या में थे, लेकिन जानकारी के अनुसार एक बाइक में 2 हमलावर के होने की बात कही जा रही है। अज्ञात हमलावरों ने जलेंद्र महतो पर गोली क्यों चलाई, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि मामले को पुराने रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पिताजी मेरा नाम संजय साहब। संजय साहब, यानी ये कौन है? ये मतलब लगेंगे पिताजी। पिताजी लगेंगे। आपके पिताजी? हाँ। कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है? महुआटाड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र। हाँ। कैसे क्या हुआ था? घटना क्या हुआ था? मतलब कौन गोली मार दिया? कौन मारा? अब कौन मारा तो नहीं पता। कहाँ पर मारे हैं गोली? गोली पर यहाँ मतलब पेट में मार दिया। नहीं, कहाँ घटना कहाँ हुआ था? घटना कहाँ घटा है? महुआटाड़। कितना जगह घटना है? मतलब कितना अभी बज रहा है वही मतलब, लेकिन आधा घंटा पहले। आपका नाम? मेरा नाम संजय साहब। संजय साहब। और आपके पिताजी का नाम? जलेंद्र महतो। जलेंद्र महतो। हाँ, माथा इधर कुछ के कौन लोग मारा ये स्पष्ट नहीं हुआ है, पहचान नहीं हुआ है। नहीं। कहाँ जा रहे थे ये? उधर ही गाँव तरफ। हाँ? घर कहाँ? घर महुआटाड़ घर है। हाँ। घर महुआटाड़ है। हाँ। और घटना में वही हुआ ना? हाँ। कुछ न्यू बरगंडा स्थित इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में मंगलवार को 4th राष्ट्रीय स्टूडेंट साइंस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के पहले दिन कोलकाता यूनिवर्सिटी, झारखंड के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग समेत कई यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कई राज्यों से आगे आए हुए रिसर्च प्रतिनिधि अपने खोजबीन के अभी तक के प्राप्त जानकारी के बारे में चर्चा किए, जिसके बाद विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए हुए रिसर्च प्रोफेसर उनको रिसर्च के बारे में और भी विस्तार से जानकारी दी, ताकि उनके द्वारा चुने गए विषय में रिसर्च का कार्य परिपूर्ण हो सके। कार्यक्रम के बारे में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट गिरिडीह के एसोसिएट प्रोफेसर
डॉक्टर अभिषेक मुखोपाध्याय ने बताया कि यह कार्यक्रम कृषि पर आधारित है। कहा कि मंगलवार को कार्यक्रम में शामिल हो रहे रिसर्च प्रतिभागियों ने अपने अपने रिसर्च के बारे में विस्तार से बताया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी से आए हुए रिसर्च प्रोफेसर के द्वारा उनका समुचित मार्गदर्शन किया गया। इन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे दिन बुधवार को गिरिडीह के बीएनएस डीएवी स्कूल के साइंस के छात्र छात्रा और सीसीएल डीएवी के छात्र छात्रा भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मौके पर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट गिरिडीह के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, डॉक्टर हरिचरण बेहरा, अनुभाग अधिकारी शकीब अंसारी आदि मौजूद थे। Meladogani incognita, which is not a rice paste but it is a vegetable paste, to see that is there any widespread activity of this F4 fungus. After that, all this I have gone for in vivo nematode which is a pot experiment. In vitro assays, this is a dose mortality assay was performed with 5 different dosages. Basically, first one is the control one where I haven't applied any fungus. It is only water, sterile distilled water and nematodes. 5%, 25%, 50% and 75% up to 75% concentration of fungal culture were applied against Meladogani gravicola juvenis. I saw that there was no significant changes in 5% of nematode mortality. कार्यक्रम रखा है SI में। ये फर्स्ट दिन है जो 4th एनुअल रिसर्च सिंपोजियम है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिसर्च स्कॉलर्स है, मान लो आज 20 रिसर्च स्कॉलर आए हैं, ISI गिरिडीह का है, ISI कोलकाता का है। तो जितने रिसर्च करते हैं ये लोग प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। और हमारे बीच में 3 बाहर से लोग आए हैं गेस्ट्स। उसमें एक है डॉक्टर अनिरुद्ध मुखोपाध्याय। डॉक्टर मुखोपाध्याय एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर रतन गाछुई, प्रोफेसर रतन गाछुई है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइफ साइंस, जादवपुर यूनिवर्सिटी का। एंड देन वी हैव डॉक्टर अंजना वर्मा। डॉक्टर वर्मा इज़ फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो इनके सामने ये लोग सब प्रेजेंट करेंगे आज, और लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका रिसर्च इम्प्रूव हो जाए। जो बात ये लोग हम लोग कर रहे हैं प्राइमरीली है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि कैसे डिफरेंट क्रॉप्स का जो डिफरेंट कीड़ा ये सब लगता है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए आइंदा लगने से। और देन मिट्टी का भी बारे में बहुत चर्चा होगा आज। मिट्टी के विषय में मतलब मान लो बहुत सारे माइनिंग होता है, उसके हिसाब से बहुत कृषि जमीन जो है वो ख़राब हो जाता है, उसको कैसे रिक्लेम किया जाए, उसको कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसी में, ये सब विषय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम है, कल हमारा डीएवी जो स्कूल है, डीएवी 2 जो हाई स्कूल्स है, दोनों से 20-20 करके साइंस स्टूडेंट्स इधर आएंगे। और उनके सामने हम लोग हमारे इधर जो करते हैं हम लोग रिसर्च, उसके बारे में हम स्टूडेंट्स लोगों को बताएंगे। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के सामने उनको एक्सपोज किया जाए कि हम लोग क्या करते हैं, सो दैट कि भविष्य में जाके वो भी अपना रास्ता अच्छे से ढूंढ सके, और उन लोग को भी पता चले कि इधर क्या 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 कुछ करते हैं हम लोग। थोड़ा सा उन लोग को भी इंटरेस्ट हो सकता है कुछ विषय में, जो हम लोग के लिए आने वाले दिन में अच्छा होगा। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी योद्धा व पूर्व सांसद स्वर्गीय टेकलाल महतो की 77वीं जयंती मंगलवार को बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में मनाई गई। यह कार्यक्रम गिरिडीह के विधायक सुदेवी कुमार सोनू के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू, कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, केंद्रीय समिति सदस्य प्रमीला मेहरा, राकेश सिंह, गोपाल शर्मा, शोभा यादव, सुमित कुमार, मोहम्मद सरफुद्दीन, नारायण दास मेहताब उर्फ डब्लू, पलटन, संतोष कुमार, मंजूर अंसारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। यहाँ तमाम लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की। बताया गया कि अलग झारखंड राज्य का सपना उन्होंने देखा था, जिसके लिए ताउम्र वे लड़ते। भंडारीडीह रोड में संचालित रेड क्रॉस सोसाइटी की कमेटी में व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मंगलवार को एग्जीक्यूटिव मेंबर विवेश जालान ने कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में संचालित तमाम कल्याणकारी योजनाएं धराशाही हो गई है। जो व्यवस्था पहले की कमेटी में थी वह व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे रेड क्रॉस सोसाइटी अपने उद्देश्यों की सफलता से
काफी पीछे है। इधर इस बाबत फोन पर बात करने पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राकेश मोदी ने कहा कि तमाम आरोप निराधार हैं। कई तरह की व्यवस्थाएं अब भी संचालित है, जिससे गिरिडीह के लोगों को लाभ मिल रहा है। इन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से कुछ नई योजना लागू नहीं हो सकी है, जिसके लिए ये प्रयासरत हैं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के बीच जल्द ही कमेटी में कुछ उथल पुथल मच सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह का जो अभी कार्यकाल चल रहा है, उसमें जो पूर्व में जितनी व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था धराशायी हो गई है। जैसे कि आज तक जब से ये कमेटी प्रभार में आई है, आज तक ओपीडी सेवा जो हम लोग की पूर्व में चल रही थी, ओपीडी सेवा बंद हो गई। जो एक्सरे की सुविधा थी वो एक्सरे की सुविधा बंद हो गई। जो हम लोग का एम्बुलेंस सेवा था वो बंद हो गया। जिम की हालत बहुत बदतर है। फिजियोथेरेपी जो रेड क्रॉस में चलती है, वो फिजियोथेरेपी में जो हमारे डॉक्टर बनर्जी है, वो सिर्फ अपना दुकानदारी करने का काम करते हैं। जैसे जो वहाँ पेशेंट आते हैं, उस पेशेंट को वो अपना नंबर देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप मेरे घर पर आइए, हम आपका इलाज वहाँ करेंगे। और वो जो समय सीमा रेड क्रॉस द्वारा तय की गई है, उस समय सीमा में वो कभी भी न बैठते हैं और वो सिर्फ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी है वो अपना करते हैं। और जो मेंबर जो मतलब पेशेंट जो आते हैं, उनको जो है वो अपने घर पर भेज देते हैं। और जो हम लोग की यहाँ की, जैसे पहले हम लोग सोचे थे कि यहाँ पर हम लोग लैब करेंगे, वो लैब भी आज तक चालू नहीं हुई है। और रेड क्रॉस में रक्त अधिकोष में जो भी सप्लाई पूर्व में होता था, उस मेंबर को हटाकर और फिर दूसरे आदमी को बिना किसी के अनुमति के, बिना किसी के जानकारी में वो सप्लाई करना, मनमानी करना, क्या है नहीं है किसी की जानकारी में नहीं। मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मुझे आज तक जानकारी नहीं है, और भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मुझे नहीं लगता है कि सभी की जानकारी में होगी। और आज तक विगत 3-3.5 साल से एक भी जनरल बैठक, एक भी आम सभा रेड क्रॉस के द्वारा नहीं करना, सभी सम्मानित सदस्यों को दरकिनार करके अपना मनमानी करना, और जो पहले जो बैंक अकाउंट जो था उसको बंद करके सारा दूसरा अकाउंट खोलना। और जो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेवाएं सारी भी चालू है वहाँ पे। फिजियोथेरेपी वहाँ चालू है, जिम चालू है, निःशुल्क योगा क्लास चालू है, और अभी पिछले 3 महीना से कंटिन्यू वैक्सीनेशन कैंप भी वहाँ पे चल रहा है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। बाकी कोरोना काल, पिछले 2 साल से कोरोना काल को देखते हुए, आपके समय समय जब सरकार का दिशा निर्देश आया तो उसको देखते हुए जिम को बंद किया गया था। और वैसा कुछ भी नहीं, एक्टिविटी आप जाके वहाँ साक्षात देख सकते हैं। वहाँ फिजियोथेरेपी चल रहा है, वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। अभी जिम भी हम लोगों ने चालू कर दिया सरकार का निर्देश आने के बाद, और निःशुल्क योगा क्लास भी सुबह सुबह चल रहा है। सारी एक्टिविटी वहाँ चल रही है। ओपीडी हम लोगों ने चालू करने का प्रारंभ किया था। हमारे 2 डॉक्टर आर बनवाल और डॉक्टर पी साहा ने ओपीडी में बैठना भी चालू किया था, पर कोई पेशेंट नहीं मिल आ रहे ओपीडी के लिए, तो हम लोग पुनः ओपीडी को बढ़िया सुचारू रूप से चालू करने का हम लोग प्लान है जी। और जो इस तरह का जो सर बयान जो दिया जा रहा है विवेक जालान जी के द्वारा, उन पर क्या कहेंगे आप? क्या वो सब गलत बयान है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप जाके खुद देख सकते हैं ना भाई, आप भी शहर के नागरिक हैं और सम्मानित व्यक्ति, आप भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चल जाएगा आपको। ठीक है। जिला
मुखिया संघ के प्रतिनिधि ने पुलिस लाइन पहुंचकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। जमुआ थाना में बीते 26 जनवरी को मुखिया प्रतिनिधि पर हुए जानलेवा हमला के मामले में उचित कार्रवाई न होने के बाद यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जमुआ थाना कांड संख्या 40/2022 के अंकित जमुआ थाना द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही। 26 जनवरी को शाम 7 बजे प्रतापपुर के मुखियापति जलाल अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। अपराधियों के द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था, जबकि गोली का खोखा घटनास्थल से पुलिस ने बरामद किया था। इसके बावजूद अब तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे जिले के विभिन्न क्षेत्र में मुखिया दहशत में है। इस बाबत जिला मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष देवनाथ राणा ने बताया कि जल्द ही अगर पुलिस इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो जिला मुखिया संघ के प्रतिनिधि भूख हड़ताल करेंगे और अपनी गिरफ्तारी इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। मौके पर जिला मुखिया संघ के अलग अलग प्रखंड के अलग पंचायतों के मुखिया प्रतिनिधि व मुखिया भी मौजूद रहे। 26 जनवरी 2022 को जमुआ में हमारे जलाल अंसारी मुखिया प्रतिनिधि हैं प्रतापपुर पंचायत के, इन पर गोली चलाई गई विरोधियों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा शाम 7 बजे। इसको लेकर के पुलिस आई, खोखा बरामद हुआ, गोली बरामद हुई, एफआईआर भी हुआ जमुआ थाना कांड संख्या 40/2022। लेकिन आज तक पुलिस, जमुआ पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाई है और इसके कारण पूरे जिले में मुखियाओं में भय व्याप्त है। यह भय का माहौल बन रहा है कि चुनाव के वक्त में जो प्रतिद्वंदी हैं, जो अपराधी हैं, वो मुखिया को गोली से अपराधी धमकाना चाहते हैं। और इसको लेकर के हम लोग जिला प्रशासन को आज हम लोग आवेदन दिया है कि अगर अपराधियों को 1 सप्ताह के अंदर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, मामले को उद्भेदन नहीं करती है, तो जिला मुखिया संघ, जिले के तमाम मुखिया 1 सप्ताह में हम लोग जमुआ थाना में अनिश्चित धरना पर बैठेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, चाहे गिरफ्तारी मुखिया की होगी या अपराधी की होगी, अपराधी गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम सभी मुखिया वहां गिरफ्तारी देने के लिए जाएंगे। पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडीह स्थित मनिकलालो गांव में विवाहिता को जहर देकर मारने के प्रयास का मामला सामने आया है। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मनिकलालो निवासी प्रकाश दास के साथ इस महिला का विवाह 15 साल पहले हुआ था। शादी के बाद से लगातार महिला के साथ मारपीट व इसे प्रताड़ित करने की शिकायतें मिलती रही, जिसको लेकर कई बार पंचायती भी हुई। इस बाबत मंगलवार को महिला के भाई अर्जुन दास ने बताया कि इनके बहन को पहले गर्म पानी डालकर जलाने का प्रयास किया गया, बाद में जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद महिला की स्थिति सामान्य हो पाई। मेरी बहन का विवाह लगभग 15 साल पहले हुआ था और कई बार लड़ाई झगड़ा को लेकर मुखिया, सरपंच और गांव प्रतिनिधि को लेकर भी पंचायत हुआ। महिला थाना में भी केस हुआ, थाना में भी गए, उसके पर केस भी हुआ। और इतना दिन होने के बाद कल हम लोग आज सुबह पहुँचे हम लोग, तो वहाँ देखें कि बोली मेरी बहन की उसमें गर्म पानी डाल दिया गया पैर पे, और जब बच गया वो तो उसको पॉइजन ला के उसको पिला दिया गया। जब तक हम लोग पहुँचे देखें वो सीरियस थी और अस्पताल लाए हैं, नर्सिंग होम में। कौन लगते हो आप? मेरा बहन लगती है। कहाँ शादी किए थे? शादी मनिकलालो हंडाडी में किए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अर्जुन दास नाम है। आपका जीजा जी का? मेरा जीजा जी का नाम प्रकाश दास है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से अजीडीह के ब्लाइंड स्कूल में रहने वाले छात्र छात्राओं को मंगलवार को भोजन करवाया गया। पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा की शादी की सालगिरह के मौके पर उनकी तरफ से इस स्कूल में यह व्यवस्था की गई। बताया गया कि इसी बहाने ब्लाइंड स्कूल के विद्यार्थियों के साथ इन्हें कुछ वक्त गुजारने का मौका भी मिला। इस दौरान इन्होंने अपने इस अनुभव को बेहद शानदार बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, ऋचा केडिया, प्रीति सिरोहीवाला, मीडिया प्रभारी सरिता मोदी आदि मौजूद।
शीतलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मंगलवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया। यहां योग प्रभारी पूनम बर्नवाल के द्वारा बच्चों को चौमुखी विकास के लिए योग, प्राणायाम एवं सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास एवं स्वस्थ विचारधारा प्रवाहित हो इस विषय पर प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य कुमकुम प्रसाद के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहने पर उनकी सराहना की गई। बताया गया कि समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुशल योग टीचर एवं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुशल अनुभवी लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है? यस मैम। उसके बाद दूसरे पैर, ठीक है ना? देखिए इसको ऐसे सटा ले। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम जरूरी है, तो मैं इसलिए पूनम बर्नवाल मैडम को बच्चों को योग सिखाने के लिए बीच बीच में बुलाती हूँ, ताकि आधा घंटा 1 घंटा समय दे सके। और बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब सीख के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, घर में भी प्राय करते हैं। और आगे भी मैं पूनम जी से अनुरोध करूंगी कि आगे भी आके वे मेरे बच्चों को योग और प्राणायाम सिखाएं। आज शीतलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास कैसे हो, इस बारे में चर्चा बच्चों के साथ की गई। योग के भी कुछ नियम और आसन बताए गए। अगर हमारे बच्चों को चाहते हैं कि चहुमुखी विकास हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ की प्राचार्य कुमकुम प्रसाद सिन्हा जी को। उन्होंने अपने बच्चों के विकास के लिए हमें आमंत्रित किया है और बीच बीच में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाती हैं ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो और बच्चे स्वस्थ रहते हुए अपने शिक्षा को ग्रहण कर सके। यही विषय पे आज यहाँ कार्यक्रम हुआ। भंडारेडीह रोड के सर्कस मैदान के समीप मंगलवार शाम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में चले इस अभियान के दौरान सभी छोटे बड़े वाहनों की जांच की गई। इस दौरान ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करने वालों का चालान भी काटा गया। बताया गया कि गाड़ी के कागजात, हेलमेट नहीं रहने की सूरत में वाहन चालकों का चालान काटा गया। साथ ही मास्क नहीं रहने पर भी लोगों से फाइन वसूला गया। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितनी गाड़ियों का चालान कटा और कितने राजस्व की वसूली हुई, इस बात की जानकारी नहीं मिल बीबीसी रोड के आजाद नगर की जाम नलियों की साफ सफाई मंगलवार को सघन रूप से करवाई गई। यहां नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा दिन भर नालियों का मलबा निकाला गया। बताया गया कि वार्ड पार्षद सुमित कुमार के निर्देश पर उनके सहयोगी भगत दास की देखरेख में साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसके बाद इस बड़े नाले की सफाई हुई। गौरतलब है कि आधे शहर का गंदा पानी इसी नाले से होकर शहर से बाहर निकलता है। इस वजह से इसके जाम होने से आसपास सड़ांध और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न हो गई थी। यहाँ साफ सफाई होने से लोगों ने राहत की सांस सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत डुमरी प्रखंड के खोलोचवान में 7वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा मंगलवार को गांव के आसपास के जरूरतमंद लोगों के बीच लेखन सामग्री, खेल सामग्री तथा बुजुर्गों के बीच कंबल, साड़ी, लुंगी, रेडियो सहित अन्य वस्तुओं का वितरण किया गया। इस मौके पर कमांडेंट भारत भूषण जखमोला मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कमांडेंट भारत भूषण ने बताया कि लोगों की सुरक्षा और मदद के लिए 7वीं वाहिनी सदैव तत्पर है। इन्होंने यह भी बताया कि नक्सल विचारधारा से ग्रसित लोगों से मुख्य धारा में जुड़ने का आह्वान किया गया। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में प्रगति की कार्य योजनाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही है। इन योजनाओं से सभी लोगों को लाभान्वित होना चाहिए। मौके पर सहायक कमांडेंट संतोष कुमार, चिकित्सा अधिकारी उत्कर्ष कुमार, सुरेश पाल सिंह सहित 7वीं वाहिनी के अधिकारीगण तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
खतरनाक बैट्समैन कौन है इसमें से? इधर देखिए सब लोग। हाँ, इधर मुंह करिए, फोटो खींचेंगे। देखिए उनको कंबल, दवाइयाँ, खेल हम चाहेंगे कि हमारे भविष्य में खेल और आपकी सेवा आपके सुख दुख में भी भागीदार बने। यही हमारे महोदय की इच्छा है और यही हमारी सबकी अभिलाषा भी है। अब मैं कमांडेंट महोदय से चाहूँगा कैंप खोलोचुआ में हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद मैं हिंदी और सरल करके आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और ये कार्यक्रम आप ही के लिए है, आपके लिए ही हमने ये आयोजित किया है और आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो लगाव और जुड़ाव हमारे साथ में है वो साफ दिखाई दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा आपसे हमें मौका मिले और बात करने का। हम कभी ड्यूटी में भी जाते हैं तो आप लोगों से बात करते हैं। अब ऐसे मौके आते हैं जब आप काफ़ी संख्या में आते हैं तो हमें और खुशी होती है। पिछले साल भी हमने यहाँ पर इसी जगह पर ये सामान बांटने का कार्यक्रम किया था। हमारा एक ये कहूँगा कि एक छोटा सा प्रयास है कि आपसे हम जुड़ें और आप हमसे जुड़ें। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि हम सबको जितने भी गांव हैं और हर सदस्य को कुछ बांट सके, पर जितना भी प्रयास है उतना हम ज़रूर कर सकते हैं। कम से कम कुछ लोगों को यदि हम ये सामग्रियां बांट पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं चाहूँगा कि मुखिया लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जो पिछली बार जिनको नहीं मिला तो उनको प्राथमिकता दिलवाएं यहाँ पर, क्योंकि आप ज़्यादा पहचानते हैं लोगों को और उन लोगों को सामान पहले मिले। और बाकी यदि कोई छूट भी जाता है, कोशिश हमारी रहेगी कि यहाँ जितने भी आए हैं उनको कुछ ना कुछ हम देकर भेजें। यदि कुछ और आते हैं बाद में और कुछ छूट भी जाता है तो हम ये ध्यान ज़रूर रखेंगे कि अगले बार भी ये करेंगे। आज ये सामग्रियां बांटने के अलावा हमने मेडिकल कैंप का भी आयोजित किया है। हमारे बटालियन के डॉक्टर साहब जो हैं, आपकी दुख तकलीफ जो है मेडिकल से संबंधित जो भी है तो उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। जो दवाइयाँ हम आप तक बांट सकते हैं उनको पूरा बांटने की कोशिश करेंगे। बटालियन सीआरपीएफ द्वारा आज यह कार्यक्रम किया गया है जिसमें हमारा ये हमेशा प्रयास रहा है कि हम जो गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा वर्ग है, बच्चे महिलाएं हैं, उनके बीच में और हमारे जो कैंप के जो जवान हैं इनके बीच में समन्वय बन सके और जुड़ाव हो सके। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हमने स्पोर्ट्स किट बच्चों को बांट रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और ब्लैंकेट्स, लुंगी, साड़ी, रेडियो और भी बहुत सामग्रियां हैं जो डे टू डे लाइफ में जो काम आने वाली हैं वो हम जो गांव के लोगों को बांट रहे हैं। मकसद हमारा यही है कि हम अपनी ड्यूटी करते रहते हैं हमेशा और हमें एक मौका ऐसा चाहिए होता है कि जिससे हम जनता के बीच में आ सकें, उनसे हम यह बता सकें कि हम आपके साथी हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं और जब भी आपको कोई समस्या हो तो हम अपने स्तर से उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ये हमारी एक कोशिश मात्र है।
सरिया थाना के चिरवा पंचायत स्थित कारीटाड़ गांव में प्रवासी मजदूर निर्मल महतो की लाश गुजरात बाड़मेर से मंगलवार को पहुंची। लाश पहुंचते ही घर में कोहराम और गांव में मातम पसर गया। बताते चले कि रविवार को गुजरात बाड़मेर में निर्मल महतो की अचानक तबीयत बिगड़ी और काल के आगोश में वो समा गया। झारखंड प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के हितार्थ काम करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली ने बताया कि निर्मल महतो गुजरात बाड़मेर में रहकर एक निजी कंपनी में कार्य कर रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बारे में जो ही इन्हें पता चला, इनके परिजनों को फोन के माध्यम से सूचना दे दी गई। सूचना पाकर इनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और वह अचेत हो जा रही थी। सिकंदर अली ने कहा कि प्रवासी मजदूर की मौत की यह पहली घटना नहीं है। रोजी रोटी की तलाश में बड़ी संख्या में लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, जहां अनेकों लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा पा रही है, जिस कारण अनेकों लोग हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। समाज सेवी कालेश्वर महतो और पंचायत समिति सदस्य बाल गोविंद महतो ने कहा कि निर्मल महतो अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। इनके पिता जीवाधन महतो की मौत 2 वर्ष पूर्व में हो चुकी है। निर्मल महतो अपने पीछे वृद्ध मां जरिया देवी, नाबालिग बहन ललिता कुमारी और पत्नी किरण देवी के साथ 2 वर्षीय बेटी कीर्ति कुमारी को छोड़ गया। घर में कोई पुरुष नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने मिलकर उसका दाह संस्कार किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि ऐसी घटनाएं बगोदर क्षेत्र के आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस कंपनी में निर्मल महतो काम कर रहा था, वहां से इसे समुचित मुआवजा दिलाया जाए। इस दुर्घट घटना पर माले नेता मनोज पांडे, समाज सेवी छोटी मंडल उर्फ लक्ष्मण मंडल, नरेश रजक, विजय महतो, मुकेश कुमार, संतोष सौर्या, दुलारचंद महतो, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पंकज प्रकाश के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। कि ऐसी घटना बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बगोदर प्रखंड में आए दिन लगातार घटना घटती रही है और उसी कड़ी के तहत कारीटाड़ निवासी चिरवा पंचायत के सरिया प्रखंड के रहने वाले हमारे निर्मल महतो जी आज हम लोग बीच से चले गए और मैं इनके परिवार के लोगों को धैर्य और हिम्मत रखने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और इनको भगवान अपने जगह पर स्थान दें पैर चरणों में और इनके परिवार को हिम्मत से लड़ने का साहस दें, शक्ति दें। और कंपनी से हमारा डिमांड्स है कि जो भी ग्रीवांसेस है, जो कंपनी के तहत जो काम कर रहा था, इसको जो उचित मुआवजा है उसको दिलाने का काम करें और हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अभी 1 रुपया उन्होंने भेजा है, जो क्लियर करने के बाद उस अकाउंट में 1 रुपया भेजा है कंपनी, क्लियर हो जाने के बाद शेष अमाउंट को भेजने की बात कह रहा है। हम लोग देखते हैं कब तक क्या भेजता है, नहीं भेजता है तो फिर इस पर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। निपुण भारत मिशन के तहत मंगलवार को गिरिडीह ब्लॉक परिसर स्थित संसाधन केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाया गया। बताया गया कि बुनियादी शिक्षा कक्ष 3 तक भाषा एवं संख्या ज्ञान की सिखाने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशानुसार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बुनियादी साक्षरता में भाषा का विकास, जागरूकता के साथ संख्या ज्ञान और गणितीय कौशल पर नई तकनीक पर आधारित चर्चा की गई। प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण के व्यवस्थापक की भूमिका प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मदन कुमार सिन्हा और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह निभा रहे हैं। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर वेद प्रकाश, तनुजा सिन्हा, ब्रजेश गुप्ता, राजकुमार राज और संजीव कुमार के साथ प्रखंड के शिक्षकों ने गांव प्रखंड स्थित अमतरो प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो जाने से छात्र छात्राओं को कड़ी धूप में विद्या ग्रहण करना पड़ रहा है। बता दें कि विद्यालय भवन जर्जर होने की बात कोई नई नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसकी शिकायत प्रखंड से लेकर जिले तक नहीं की गई। बीच में भवन निर्माण के लिए राशि भी आई, किंतु नए भवन निर्माण के लिए जमीन नहीं मिलने से विद्यालय भवन नहीं बन सका।
बताते चले कि वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि विद्यालय भवन का छत पूरी तरह जर्जर हो गया है और छत के बड़े बड़े हिस्से गिरते जा रहे हैं, जिसके डर से विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर के बाहर जमीन पर बैठाकर कड़ी धूप में पढ़ाया जा रहा है। विशेष जानकारी देते हुए विद्यालय के सहायक शिक्षक नवीन कुमार ने बताया कि विद्यालय में 110 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 90 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। विद्यालय 50 वर्षों से भी अधिक पुराना है और पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसकी स्थिति को प्रखंड कार्यालय से लेकर उपायुक्त तक को आवेदन देकर अवगत कराया जा चुका है। इन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मांग की है कि विद्यालय भवन का जल्द से जल्द निर्माण हो ताकि विद्यार्थियों को पठन पाठन में कोई परेशानी न हो। प्राथमिक विद्यालय आमतौर पर लगभग 50 वर्ष पुराना विद्यालय है और काफ़ी जर्जरा अवस्था में है। और इस बात की जानकारी जो सो विभागीय पदाधिकारी हमारे जो BO साहब हैं, इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि लिखित रूप से DSC सर को भी दिया जा चुका है, लेकिन जर्जर विद्यालय भवन को तोड़ करके बनाने का अभी तक कोई ऑप्शन ही विभाग की तरफ से हम लोगों को नहीं दिया गया है, जिसके कारण सभी बच्चों को धूप में बैठाना पड़ता है। हमारे यहाँ लगभग 101 बच्चे हैं और आज प्रेजेंट लगभग 80 बच्चे हैं, फिर भी विभाग के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। बच्चों के भविष्य को देखते हुए कम से कम हमारे विभाग के पदाधिकारी को तो चाहिए ही कि हर हाल में यहाँ पर घनी आबादी वाला पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, यहाँ विद्यालय भवन दिया जाए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात हमलावरों ने मुफस्सिल क्षेत्र के महुआटाड़ में एक शख्स को मारी गोली। घायल अवस्था में व्यक्ति को लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया धनबाद रेफर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। स्टैटिकल कैंपस में आयोजित हुआ स्टूडेंट साइंस आउटरीच कार्यक्रम। रिसर्च स्कॉलर्स ने रखे अपने अपने विचार, विशेषज्ञों ने दी उन्हें सलाह। पूर्व सांसद स्वर्गीय टेकलाल महतो की जयंती पर उन्हें किया गया नमन। झाबुआ जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विधायक समेत कईयों ने किया नमन। और रेड क्रॉस सोसाइटी की कमेटी में चल रहा है किचकिच। एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कमेटी पदाधिकारियों पर योजनाओं में शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। सचिव ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा कोविड के कारण शिथिल हुई है कुछ गतिविधियां। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।